और क्या हाल है। तो पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और आइए सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? व्हेन वन बॉडी exerts a force on the other body, the first body experiences a force which is equal in magnitude in the opposite direction of the force which is exerted। का क्या मतलब है कि सपोज एक बॉडी अपन ले लेते A, ठीक है, और एक बॉडी ले लेते अपन B। सबसे पहली बात कि इसमें दो बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक फोर्स अप्लाई करेगा और दूसरा पे फोर्स अप्लाई होगा। जो बॉडी फोर्स लगाता है वो क्या कर रहा है? वो एक्शन कर रहा है। और जिस बॉडी पे फोर्स लगता है वो क्या कर रहा है? वो एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देता है ए को। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। मतलब ए क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है, और बदले में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एफ वो बी क्या करेगा? ए पे लगाएगा। यदि कोई हम लोग को वाइवा में पूछता है तो अपन ये वाला डेफिनेशन नहीं बोलते, अपन ये वाला बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान पड़ता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ तो अपन बोलने लग जाते हैं एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इन द यूनिवर्स सिंगल फोर्सेज इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन। मतलब यूनिवर्स में सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज कोई बॉडी है, वो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी एक्शन कर रहा है। बदले में जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा? वो अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको अपन कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। पहला पॉइंट तो हम लोग को समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन इज अप्लाइड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब मिनिमम दो बॉडी होना चाहिए, एक जो फोर्स लगाएगा और दूसरा जिस पे फोर्स लगेगा। तो देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि जब सपोज अपन किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं। तो क्या होगा? जो रिएक्शन हम लोग को मिलेगा ना उस बॉडी से जिस पर फोर्स लग रहा है वो तुरंत मिलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी लेट नहीं होगा, एकदम तुरंत एक्शन किए तो तुरंत रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, सपोज अपने भाई को जाके एक चाटा मारो तुम, ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे तुम चाटा मारा उसको तो वो तुरंत तुमको चाटा मारेगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा। तो यही सिस्टम यहाँ पे भी होने वाला है। उसके बाद क्या? एक्शन रिएक्शन इज एप्लीकेबल इन ऑल नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ये तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कि क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। वहीं से अपन न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों को अपन क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ क्या क्या है? वॉकिंग, मतलब अपन चलते हैं तो अपन क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं किस पे? ज़मीन पे। तो ज़मीन से हम लोग को क्या मिलता है? पुश मिलता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या होता है? स्विमिंग, स्विमिंग भी क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। हम लोग स्विमिंग करते वक्त क्या करते हैं? अपने बॉडी को आगे की तरफ मूव करने के लिए पीछे की तरफ पानी को ढकेलते हैं, ठीक है, पैरों से। तो अब क्या होता है? जो वाटर है वो इक्वल एंड ऑपोजिट क्या कर रहा है? रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिस कारण हम लोग को एक पुश मिलता है और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्विमिंग भी क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जांपल है। तो मोशन ऑफ रॉकेट, अब जब रॉकेट को ऊपर जाना होता है तो वो क्या करता है? अपना फ्यूल जलाता है और गैस प्रोड्यूस करता है, जिस कारण गैस जो होता है वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है उसी कारण रॉकेट को, और वो क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। चौथा हो गया बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। जैसे अपन कोई गोली बंदूक से चलाते हैं तो क्या होता है? पीछे की तरफ गन भी मूव करता है। जैसे हम लोग गोली चलाए तो वैसे ही बुलेट आगे की तरफ गया, और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या लगता है? गन पे लगता है, तो वो गन क्या होगा? पीछे की तरफ आएगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल है। और ये लास्ट पॉइंट कि न्यूटन का थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अब शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपन आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट लिए अपन, इसका मास m है और ये एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है। इस पे जो फोर्स लग रहा है F नेट, टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 है, मतलब इस पे अभी कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अब क्या होता है? ये जो मास है m नीचे की तरफ
अब एक फोर्स लगाएगा जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हो गया mg, ठीक है। तो अब ये मास क्या कर रहा है, सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है mg, तो सरफेस क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा जिसको कहते हैं हम लोग r, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना होगा, r इजगल टू mg। ब्लॉक क्या करता है, mg फोर्स लगाता है सरफेस पे, तो सरफेस क्या करता है, इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स लगाता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं r से। तो जो ब्लॉक था वो तब रेस्ट में था, ठीक है, क्योंकि अपन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे थे। अब क्या करेंगे, उस ब्लॉक को अपन खींचेंगे, तो कभी उसको पुश करेंगे, ठीक है, तो कभी उसको अपन हॉरिजेंटली खींचेंगे, तो कभी किसी एंगल से खींचेंगे। तो ये सारे केसेस अपन अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो ब्लॉक का मूवमेंट होगा वो स्मूथ सरफेस पे होगा, मतलब कि जो म्यू है वो इजकल टू 0 होगा, मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इजकल टू 0 होगा। तो चलिए 3 केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सपोज एक मास ले लिए हम लोग, क्या, m, ठीक है, वो हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है। इस पे अपन फोर्स लगा रहे हैं F, और ये नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पे mg। तो सरफेस भी क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा उस ब्लॉक पे जिसको अपन डिनोट करते हैं r से। तो यहाँ पे r कितना हो गया, r हो गया mg के बराबर, और फोर्स कितना हो गया, फोर्स इजगल टू मा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इजगल टू f बाई m, ये वाला मास, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरा एग्जांपल पे। सपोज एक मास को अपन क्या करते हैं, पुल करते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस में रखा हुआ है, और इसको अपन पुल कर रहे हैं फ्रॉम एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, F फोर्स लगा के, तो ये हो गया F, ठीक है। तो ये मास जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाया क्या, mg, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो ऊपर की तरफ क्या कितना लगेगा, r, रिएक्शन लग रहा है उसका। तो अब क्या हो रहा है, इसका अपन क्या करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, यदि अपन थीटा एंगल से खींच रहे हैं इसको, तो ये हो गया F cos थीटा, और ये ऊपर की तरफ लग जाएगा F sin थीटा। तो यहाँ से क्या डिराइव होता है कि R प्लस F sin थीटा, देखो R इधर है, F sin थीटा ऊपर है, R भी ऊपर है, और वो नीचे क्या है, mg। ब्लॉक के कारण एक्शन लग रहा है यहाँ पे, वो mg लग रहा है, तो रिएक्शन कितना मिल रहा है, एक तो r मिल रहा है, और एक ये फोर्स के कारण कितना मिल रहा है, f sin थीटा भी मिल रहा है। तो r प्लस f sin थीटा इजकल टू mg, क्योंकि एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, f cos थीटा, क्योंकि अब फोर्स इस तरह से लग रहा है, हॉरिजेंटल क्या हो गया, f cos थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाय m। अब आता है अपन तीसरा एग्जांपल पे। जब अपन क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पुश करेंगे, वो भी कुछ एंगल से, ये m हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मास m है वो नीचे की तरफ क्या लगाएगा, mg, और उसको ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगा, वो हो गया r ले लेते हैं अपन सपोज। अब एक काम करते हैं, इसका भी अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। यदि ये थीटा एंगल से अपन फोर्स लगा रहे तो ये हो गया F cos थीटा, और ये हो गया F sin थीटा। कंपोनेंट निकालना तो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इजगल टू mg प्लस F sin थीटा। तो अब एक्शन कितना हो रहा है, mg हो रहा है यहाँ पे, जो लग रहा है मास के वजह से, और ये फोर्स को कर यहाँ पे F sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो भी ऐड हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, जो रिएक्शन लग रहा है R, उसके बराबर। अब कोई पूछा बताओ एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, F cos थीटा डिवाइडेड अपॉन मा, फोर्स इक्वल टू मा। तो उसी में अपन क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो
आ गया। तो यहाँ पे शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब एक ब्लॉक ऑफ मास m को हम लोग रखते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद पुश और पुल करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ये सब आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो अब अपन यही चीज़ को एक इंक्लाइन प्लेन पे करेंगे, ठीक है, इंक्लाइन स्मूथ सरफेस पे करेंगे, या फ्रिक्शन उसमें नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो इंक्लिनेशन है ये आप थीटा एंगल से है, ये मान के चलिए, ठीक है। और पहला केस में अपन पढ़ेंगे कि इस ब्लॉक जो अपन इसके ऊपर रख रहे हैं उस पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स ज़ीरो होगा। और दूसरा कंडीशन में अपन पढ़ेंगे ये जो ब्लॉक एम अपन रख रहे हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे एफ। तो आइए अपन पहला कंडीशन पढ़ते हैं। तो ये जो ब्लॉक जिसका मास m है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, वो हो गया mg, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट यदि अपन निकालते हैं ये, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। और जब अपन इस mg का कंपोनेंट निकालते हैं तो ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा, ठीक है। और जो r लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, f बाई m, ठीक है। f कितना हो गया, ये हो गया f mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है m, तो m कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा g sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना हो गया, g sin थीटा। अब कोई पूछ देता है बताओ r क्या है, r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे अपन फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये हो गया F, नीचे की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है वो हो गया mg, ठीक है। और ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, और ये भी क्या है थीटा एंगल, वो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे हो गया mg cos थीटा, ठीक है। और इसका दूसरा कंपोनेंट बना देते हैं, वो हो गया mg sin थीटा। ये f जो लग रहा है ये f का कंपोनेंट बनाते हैं, ये हो गया थीटा, क्योंकि हम पढ़े हैं तो जब ये एंगल होता है थीटा तो ये भी एंगल क्या होता है थीटा। तो यही कंडीशन देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये हो गया f cos थीटा, और यही वाला एक और ऐसे ही बनेगा, तो ये हो गया f sin थीटा। तो ये दूसरा कंपोनेंट बनेगा f sin थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, f नेट, ठीक है, बाई m। तो यहाँ पे आप देखिए mg sin थीटा इस साइड लग रहा है, mg sin थीटा माइनस f cos थीटा डिवाइडेड बाई m, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे r निकालते, r कैसे निकलेगा, r हो गया ये r हो गया इधर, ठीक है। तो r हो जाएगा mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। तो हम लोग को एक्सेलरेशन और r इसका भी निकालना आ गया। तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जब टू और मोर ब्लॉक्स आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट इन हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना सीखेंगे। सपोज दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हम लोग को, एक का मास है m1, एक का मास है m2, ठीक है। और F फोर्स हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं अपन, F नेट बाय टोटल मास, तो पता ही है F बाय टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2। अब कोई पूछ देता बताओ ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है, F, तो वो कितना होगा, F हो जाएगा m1 इंटू ए, m1 इंटू ए। कैसे आया, तो हमेशा एक बात याद रखना, कॉन्टैक्ट फोर्स इजगल टू पीछे वाला मास इंटू
एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सपोज 3 बॉडी दिया रहे और हम लोग इस यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, तो बॉडी किधर मूवमेंट करेगा, पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ, ठीक है। इसका मास हो गया m1, m2, m3। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वो एक्सेलरेशन को अपना तरीका पता ही है ना, F बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई टोटल मास होता है। अब कोई पूछता है यहाँ पे सपोज फोर्स लग रहा है F1, कॉन्टैक्ट फोर्स F1, यहाँ पे लग रहा है F2, तो F1 कितना हो जाएगा, m2 प्लस m3 इंटू ए, F1 बोला है ना, तो पीछे वाला मास क्या हो गया, m2 और m3, ठीक है। और F2 बोला है तो पीछे वाला मास क्या हो गया, m3, तो m3 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, F2। अब आते हैं चौथा में, अ मास कनेक्टेड विथ मास विथ स्ट्रिंग ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट अपॉन टोटल मास। एफ नेट ये भी हो सकता है कि सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। अब टेंशन निकालने का तरीका क्या होता है, टेंशन क्या होता है, सपोज 2 ऑब्जेक्ट है और एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन आता है जब अपन इसको F फोर्स से खींचते हैं, ठीक है। ये m1 सपोज मास ले लो, ये m2 ले लो, तो ये T निकालने का तरीका क्या है, अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक से समझेंगे कि ये फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास बाय टोटल मास। इसका T कैसे निकालेंगे, T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स, यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स क्या हो गया F, बैकवर्ड मास क्या हो जाएगा m1, प्लस बैकवर्ड फोर्स यहाँ पे कुछ लग रहा है, कोई अलग से यहाँ पे फोर्स लग रहा है नहीं, तो 0 इंटू फॉरवर्ड मास माने m2 बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, Fm बाई m1 प्लस m2। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं टेंशन, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गया। अब नॉर्मली वो फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं, पर ये मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ और तुरंत आंसर आ जाता है इससे। 3 मास लेते हैं और 3 मास स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और खींच रहे हैं अपन इसको F फोर्स से, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन इस साइड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया m1 वेट का ब्लॉक है, यहाँ पे m2 वेट का ब्लॉक है और यहाँ पे m3 वेट का ब्लॉक है। यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1, यहाँ पर लग रहा है T2, ठीक है। तो अब कोई पूछता है बताओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या है, एफ नेट सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, यहाँ पे सपोर्टिंग एफ ही है, अपोजिंग तो है नहीं। अब टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो बहुत सिंपल है। अब कोई पूछता है सर टेंशन बताओ, तो सबसे पहले अपन ये T1 निकालते हैं, ठीक है। अपन वो फॉर्मूला तो पढ़े थे कि फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो उससे हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। तो आइए T1 निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स हो गया F, बैकवर्ड मास हो गया m2 प्लस m3 और प्लस बैकवर्ड फोर्स तो कुछ है नहीं 0 इंटू फॉरवर्ड मास m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो गया कितना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी नज़र डाल सकते हैं, है ना। तो ये एक्सेलरेशन इंटू m2 प्लस m3, ये क्या हो गया टेंशन, ठीक है। अब चलिए T2 निकालते हैं।
T2 निकालने का भी वही तरीका, फॉरवर्ड फोर्स हो गया F यहाँ पे, बैकवर्ड मास हो गया M3 प्लस बैकवर्ड फोर्स तो नहीं है 0, फॉरवर्ड मास M2 प्लस M3 प्लस M3 जो कि 0 हो जाएगा, और वो M1 प्लस M2 प्लस M3, फोर्स डिवाइडेड बाय M2 प्लस M3 हो गया एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा T2 M3 इंटू A एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इतना ही सिंपल है। ऐसे अपन सारे क्वेश्चन आराम से मक्खन की तरह बना सकते हैं। हम लोग पुली वाला सिस्टम में भी लगाएंगे, ठीक है, मास पुली सिस्टम में। सपोज एक पुली है जिस पे 2 वेट लटक रहे हैं, ठीक है। इस दोनों में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुली से अटैच रोप है ना, तो ये इसका जो टेंशन है और इसका जो टेंशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर यहाँ पे यदि कोई और रोप रहता है ऐसे करके, तो इसका टी सेम नहीं होता, ये अलग होता है। ये T1 हो जाता है ये दोनों, और ये T2 हो जाता है, पर अपन वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका सपोज अपन मास ले लेते हैं M1, इसका मास ले लेते हैं M2, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि जो M2 है ये बड़ा है M1 से, तो ये मतलब क्या है कि ये सिस्टम इधर की तरफ जाएगा। तो इसमें वेट लग रहा है M2G, यहाँ पे वेट लग रहा है कितना, M1G। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, पर मेरी राय से ये सब हटाइए और सीधा अपना वही वाला तरीका लगाइए कि एक्सेलरेशन सपोर्टिंग फोर्स Fs माइनस Fo, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है। तो सपोर्टिंग फोर्स यहाँ पे क्या हो गया M2G, और अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा M1G, और टोटल मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। सपोर्टिंग फोर्स मैंने सबसे बड़ा वाला, यही बड़ा वाला फोर्स है, ये बड़ा वाला है, और ये क्या है M1G छोटा वाला, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन निकालना तो आ गया। अब से बहुत कोई बोलेगा बताओ ये टेंशन कितना हार्ड है यार, कैसे निकलेगा। टेंशन तो और आसानी से निकलता है भाई। टेंशन का फॉरवर्ड फोर्स क्या है M2G इंटू बैकवर्ड मास M1, ये हो गया बैकवर्ड मास, प्लस बैकवर्ड फोर्स क्या हो गया M1G इंटू फॉरवर्ड मास क्या हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। तो कई जगह यहाँ पूछ देता है कि बताओ यहाँ सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये TT है ना, तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा 2T, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो जो ये इसका टेंशन आया T, तो बोलेगा यदि यहाँ पे कितना सीलिंग पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ, तो ये हो जाएगा क्या, इसको इंटू 2T कर देना, बस 2 इंटू 2 कर देना, तो ये वाला अपन यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है वो पता चल जाएगा। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन कर ही लेते हैं, जब इतना करे रहे तो यहाँ पे ले लेते हैं एक मास M, ठीक है। इसको एक पुली के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, इसका मास है M1, इसका मास है M2, ठीक है। तो M1 जो है वो बड़ा है M2 से, क्वेश्चन में ये दिया गया है। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है T, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है T, तो एक्सेलरेशन जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि M1 मास ये बड़ा है, तो इसको क्या करेगा, खींच के नीचे ले आने की कोशिश करेगा। तो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसमें M1G। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F नेट अपॉन टोटल मास, यही पढ़े थे ना अपन कि सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन क्या, टोटल मास। तो यहाँ पे सपोर्टिंग फोर्स क्या है M1G, और अपोजिंग फोर्स क्या है, कुछ भी नहीं, -0, और टोटल मास M1 प्लस M2, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब आते हैं निकालते हैं टेंशन। टेंशन कैसे निकालेंगे, फॉरवर्ड फोर्स माने ये हो गया M1G इंटू बैकवर्ड मास M2 प्लस बैकवर्ड फोर्स तो कुछ नहीं है, और फॉरवर्ड मास M1 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। तो इसको और अच्छे से अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इजगल टू M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो टेंशन निकालना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारी है, मैं सब बताते रहा तब तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग देख के बोर हो जाओगे।
तो बस इतना ही। कुछ और यदि आप लोग को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।